Hello students, today we are going to start a new chapter that is structural organization in animals. Organisms की हम बात करें तो अगर बिल्कुल सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उसके सारे फंक्शन उस एक सेल के अंदर ही हो जाते हैं, उसका सारा काम एक सेल में चल जाता है। पर जैसे जैसे हायर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, उनके काम बढ़ते हैं तो सेल्स आपस में काम का बंटवारा कर लेती हैं, वर्क डिवीजन हो जाता है। तो जो एक जैसी सेल्स हैं वो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने लगती हैं और वो फॉर्म करती हैं टिश्यूज। एनिमल्स के केस में हो या प्लांट्स में, सभी जगह है। जब भी काम का बंटवारा होगा, हमें कोई काम चूज करना है तो हम वो काम लेंगे जो हमें अच्छे से आता है। यहाँ पर भी वो पर्टिकुलर सेल जिसका वो काम उसको अच्छे से आता है, तो भगवान ने पर्टिकुलर बना के भेजा है। डिफरेंट एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होती है जो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए बनी होती है। तो वो सारी सेल्स जो एक जैसी हैं, ऑल सेल्स, वो सारी सेल्स का ग्रुप जो एक जैसी हैं और एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करेंगी, दे आर टिश्यू। तो क्या डेफिनेशन लिखेंगे हम टिश्यू की? ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड और वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन। चाहे प्लांट्स की बात हो या एनिमल्स की हो, एक जैसी सेल्स मिलकर टिश्यू फॉर्म करती हैं और एक जैसा काम ही करने लगती हैं, क्योंकि वो वैसी ही स्पेशलाइज्ड बनी हैं। एनिमल्स के केस में टोटल 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू जो सभी जगह की कवरिंग फॉर्म करता है, एक तरह से प्रोटेक्शन करता है। और भी फंक्शंस हैं, हम इसको डिटेल में बात करेंगे। सभी जगह कनेक्टिव टिश्यू होता है जो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को आपस में कनेक्ट करता है। मस्कुलर टिश्यू सभी जगह पर मूवमेंट के लिए मसल्स होती हैं कुछ ना कुछ तरीके की। नर्वस टिश्यू, बॉडी के सारे ऑर्गन्स कंट्रोल्ड हैं ब्रेन से, तो सभी जगह पर नर्वस टिश्यू होता है कंट्रोल के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए। तो ये चारों तरह के टिश्यू बॉडी के सभी ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं, पर अलग अलग प्रोपोर्शन में, अलग अलग पैटर्न में। अब हम कोई भी एक ऑर्गन उठाएं, फॉर एग्जांपल स्टमक लें, तो हर एक ऑर्गन में स्पेसिफिक प्रोपोर्शन और पैटर्न होता है इन चारों तरह के टिश्यूज का। तो चारों तरह के टिश्यूज मिलेंगे हमको स्टमक में। आउटर कवरिंग मिलेगी, इनर लाइनिंग भी हमको मिलेगी एपिथेलियल टिश्यू की। बीच में हमें कनेक्टिव मसल्स बन होंगी। इसमें स्टमक में भी फूड का मूवमेंट होना है ना, तो मस्कुलर टिश्यू होता है जो मूवमेंट करता है। यहाँ पर ब्लड सप्लाई भी होगी यानी कनेक्टिव टिश्यू है, यहाँ पर नर्व सप्लाई भी होगी यानी नर्वस टिश्यू भी है। तो किसी एक ऑर्गन की बात करें तो सारे तरह के टिश्यू एट अ टाइम वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, अपना अपना काम सारे कर रहे होते हैं। ऑर्गन से आगे बढ़ेंगे तो ऑर्गन सिस्टम फॉर्म करेंगे। सेल्स, एक जैसी सेल्स मीन्स सभी मसल सेल ने मस्कुलर टिश्यू फॉर्म किया, सभी सिंगल एपिथेलियल सेल्स ने एपिथेलियल टिश्यू फॉर्म किया। तो कई सारी एक जैसी सेल्स ने मिलकर टिश्यू फॉर्म किया, सारे टिश्यूज ने मिलकर स्पेसिफिक प्रोपोर्शन और पैटर्न में ऑर्गन फॉर्म किया, और कई डिफरेंट ऑर्गन्स मिलकर कोऑर्डिनेटेड वे में एक पर्टिकुलर फंक्शन जब करने लगते हैं तो वो ऑर्गन सिस्टम फॉर्म करते हैं। जैसे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बॉडी का कोई भी हम सिस्टम ले लें, वहाँ पर कई सारे ऑर्गन्स हैं और सारे ऑर्गन्स मिलके कोऑर्डिनेटेड वे में अपना काम कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से एक कॉम्प्लिकेटेड बॉडी भी बहुत इजीली मैनेज हो जाती है और बॉडी के सारे फंक्शन, सारे काम अच्छे से वर्क डिवीजन के बेसिस पे चलते रहते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर होता है और सारे काम अच्छे से हमारे बॉडी में होते रहते हैं और इससे हमारा सर्वाइवल इजी हो जाता है। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं पहला टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू को हम एपिथेलियम भी कह सकते हैं या प्लूरल में एपिथेलिया भी कह सकते हैं। ये जो एपिथेलियम टिश्यू है, एपिथेलियम वर्ड का मीनिंग ही है विच ग्रोज ऑन अदर टिश्यूज, जो खुद दूसरे टिश्यूज पे ग्रो होता है। ये आउटर मोस्ट है, इसके ऊपर और कुछ नहीं ग्रो करता। समझ आए? कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर, नर्वस सब कुछ रहेगा, पर एपिथेलियम सबसे ऊपर बाहर रहेगा। अब इसके ऊपर कोई दूसरा टिश्यू ग्रो नहीं करेगा। तो ये एपिथेलियल टिश्यू हो गया। ये जब हम बात कर रहे हैं सबसे बाहर की तरफ होता है, तो इसमें
यानी एक तरफ तो नीचे कुछ और तरह का टिश्यू है, ठीक है, नीचे तो कुछ और टिश्यू है, ऊपर ये एपिथेलियल टिश्यू है। तो इसकी एक सरफेस तो दूसरे टिश्यूज के साथ टच्ड है, कनेक्टेड है, पर एक दूसरी सरफेस है जो फ्री सरफेस है इसकी। तो इस हमेशा एपिथेलियल टिश्यू की एक फ्री सरफेस होगी। समझ में आई बात? ये फ्री सरफेस कहाँ होगी? या तो ये आउटसाइड को फेस करेगी या ये बॉडी फ्लूइड को फेस करेगी। समझ में आई? या तो बाहर एनवायरनमेंट को फेस करेगी, जैसे कि हमारी स्किन सारी बाहर को फेस कर रही है, आउटसाइड एनवायरनमेंट को। दूसरा, या तो ये बॉडी फ्लूइड, अगर इंटरनल बॉडी हॉलो बॉडी की कैविटी में है प्रेजेंट, हर जगह हमारे बॉडी ट्यूब्स है ना, हमारे बॉडी में कैविटीज हैं, जैसे कि हम बात कर ले ब्लड वेसल्स में अंदर क्या है, बॉडी फ्लूइड, अंदर ब्लड बह रहा है ना, तो ये ब्लड को फेस करेगी। स्टमक की बात करें तो भी ये अंदर हॉलो ट्यूब है, तो ये अंदर बॉडी फ्लूइड को करेगी फेस। यूरिनरी ब्लैडर हो, किडनी हो, कोई भी ऑर्गन हो, या तो आउटर सरफेस या फ्री सरफेस जो है वो आउटर एनवायरनमेंट को फेस करेगी, या इनर साइड अगर है तो वो बॉडी फ्लूइड को फेस करेगी। ये बात समझ में आ गई? फ्री सरफेस फेसेस ईदर अ बॉडी फ्लूइड और द आउटसाइड एनवायरनमेंट। समझ आ गई? अब ये क्या प्रोवाइड करेगी? या तो कवरिंग या लाइनिंग फॉर सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये हमारे पूरे बॉडी की कवरिंग है। स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन, हमारे पूरे बॉडी की कवरिंग है। पूरी कवरिंग अगर निकाल दो, स्किन उतार दो, तो 7 किलो के आसपास होगी ये हमारी पूरी स्किन कवरिंग। तो ये बॉडी की कवरिंग बनाती है और जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की लाइनिंग फॉर्म करती है। हम सभी ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं, तो ऑर्गन्स की जो इनर लाइनिंग है, इंटेस्टाइन हो, स्टमक हो, यूरिनरी ब्लैडर हो, ये किडनी हो, किडनी की ट्यूब्यूल्स हैं, ब्लड है, एल्वियोलाई है लंग्स का, सभी की इनर लाइनिंग फॉर्म करता है एपिथेलियल टिश्यू। ये बात बिल्कुल क्लियर है और पिक्चर्स से ये सपोर्टेड है। अब हम देखते हैं कि ये जो एपिथेलियल टिश्यू है, आपने कभी नोटिस किया कि आप पानी में गए, स्विमिंग करी और जब बाहर निकले तो आप फूल गए, बिल्कुल पानी भर गया, ऐसा कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमारे जो एपिथेलियल टिश्यू है वो ऐसा नहीं अलाउ करती है कि पानी अंदर घुस जाए या कोई बाहर से चीज़ घुस जाए और हम फूल जाएं। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो सेल्स हैं वो आप देख सकते हैं बहुत ही टाइटली पैक्ड हैं विद वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस। तो वो इतनी टाइटली पैक्ड है, इसलिए इनके बीच में से होकर ऐसा नहीं कि बाहर से पानी घुस गया या कोई वायरस बैक्टीरिया सेल में से मीन्स स्किन को पेनिट्रेट करके अंदर घुस गया, ऐसा नहीं है। कोई इंजरी है, कट है, वहाँ से एंटर कर सकता है माइक्रोब, पर स्किन को पेनिट्रेट करके नहीं घुसेगा। ये समझ में आई बात? तो हमारी एपिथेलियल टिश्यू के बीच में बहुत कम इंटरसेलुलर स्पेस है और ये सेल्स बहुत ही टाइटली पैक्ड है, इसलिए कोई भी चीज़ बाहर से अंदर नहीं आ पाती है। अब हम देखते हैं एपिथेलियल टिश्यू 2 तरह का हो सकता है, सिंपल और कंपाउंड। बहुत सिंपल सी बात है। सिंपल तब होगा जब आप देख सकते हो सिंगल लेयर है, सेल का शेप अलग चीज़ है, हम उसकी बात अभी करेंगे कि शेप के बेसिस में भी एपिथेलियल टिश्यू कई तरह के हो सकते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ लेयर्स के बेसिस पे। सिंगल लेयर है तो सिंपल एपिथेलियम, मल्टी लेयर्ड है, कई सारी लेयर्स हैं, स्ट्रेटिफाइड है तो कंपाउंड एपिथेलियम या स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू कहेंगे इसे। सेम थिंग यहाँ लिखी है, सिंपल एपिथेलियम में सिंगल लेयर है। अब यहाँ देखते हैं, सिंगल लेयर है तो इसका काम प्रोटेक्शन नहीं होगा। जो कंपाउंड लेयर है, जहाँ पर मल्टीपल लेयर्स हैं या जो स्ट्रेटिफाइड है, कई लेयर्स में है, वहाँ पर काम मेन होगा प्रोटेक्शन। याद रहेगा भाई, स्किन में प्रोटेक्शन ज़्यादा चाहिए ना, तो यहाँ मल्टी लेयर्ड है, हमें दिख नहीं रही है, हमें तो लगता है बड़ी पतली सी हमारी ये स्किन है, पर ये मल्टी लेयर्ड है। अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। और भी स्किन पे बहुत सारी लेयर्स हैं, स्ट्रेटिफाइड है, काम क्या है? प्रोटेक्शन। पर यहाँ जहाँ सिंगल लेयर है वहाँ प्रोटेक्शन तो काम होगा नहीं, कुछ और होगा। ये बॉडी की लाइनिंग फॉर्म कर रहा है, इनर साइड में ये लाइनिंग फॉर्म कर रहा है बॉडी कैविटीज़ की, डक्ट्स की, ट्यूब्स की। और यहाँ पर हम देखेंगे ज़्यादातर जगह पर काम कुछ सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन या एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस, ऐसे काम रहेंगे यहाँ पर। ठीक है,
इंटरनल बॉडी कैविटीज, अभी हम बात कर रहे थे ना बॉडी कैविटीज की, तो हम देख रहे थे यहाँ पर। अब हम देखेंगे, आपको पता है ना इंटेस्टाइन में कुछ जूसेस सिक्रीट होते हैं, फूड एब्जॉर्ब होता है, किडनी की टिब्यूल्स में भी आपने पढ़ा था कुछ चीज़ें एब्जॉर्ब होती हैं, सिक्रीट होती हैं। तो यहाँ पर सिंगल लेयर है जहाँ पर यहाँ पर मेन फंक्शन सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन या एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस रहेगा, और ये इनर बॉडी कैविटीज़ में डक्ट्स में ट्यूब्स में रहता है। ये मैं बार बार फोकस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इस चैप्टर में ये एपिथेलियल, वैसे तो सारे टिश्यूज इंपॉर्टेंट हैं, एपिथेलियल टिश्यू कौन से टाइप का कहाँ लोकेटेड है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है और बच्चे याद नहीं कर पाते हैं इसको। तो आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको याद करवाऊँ, चीज़ों को एसोशिएट करके समझा के, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे इसको लेना बहुत ज़रूरी है। एपिथेलियल टिश्यू सिंपल और कंपाउंड हो गए, सिंगल लेयर है, मैनी लेयर्स हैं। अब हम इसके शेप के बेसिस पे डिवाइड करने जा रहे हैं। सिंपल है तो कैसा शेप है, थिन फ्लैट है तो स्क्वामस, क्यूब का शेप है तो क्यूबॉइडल, पिलर लाइक लंबा है तो कॉलमनर। ये तीन तरह के हैं, सिंपल हो सकते हैं या फिर यही वाले कंपाउंड भी हो सकते हैं। कंपाउंड हम जानते हैं बहुत सारी लेयर्स हैं और इनका काम होता है प्रोटेक्शन, ठीक, सिंपल सी बात है। तो अभी हमने क्या बात करी, एक तो नंबर ऑफ लेयर्स के बेसिस पे था, सिंपल और स्ट्रैटिफाइड या कंपाउंड, और दूसरा सेल के शेप के बेसिस में है, थिन फ्लैट इर्रेगुलर सेल्स हैं तो स्क्वामस है, क्यूब का शेप है तो क्यूबॉइडल। ये क्यूबॉइडल नहीं है, क्यूब का शेप है, ठीक है, क्यूबिकल भी बोल सकते हैं, क्यूबॉइडल भी है। ये तो पूरा 3D स्ट्रक्चर है, ये आपको सामने से व्यू कैसा दिखेगा वो दिखाई दे रहा है, ठीक है। स्क्वामस कैसे, सिंपल सेल को पूरा पिचका दो, दबा दो, वैसा दिखाई देगा, फ्लैट सा पूरा। ऊपर से व्यू देखोगे तो टाइल्स के जैसा, मोज़ैक के जैसा व्यू दिखेगा। कॉलमनर लंबी सेल्स हैं, पिलर लाइक हैं, तो कॉलमनर सामने से ये ऐसे रेक्टेंगुलर दिखेगा। तो ये हो गए सेल्स के शेप के बेसिस पे इनके टाइप्स। तो क्या क्या टाइप्स हो जाएंगे, स्क्वामस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉलमनर, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस, स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल, स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। हम शुरू करते हैं स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू से। स्क्वामस एपिथेलियल, नाम है स्क्वामस यानी थिन फ्लैट इर्रेगुलर शेप्ड, थिन फ्लैटेंड सेल्स हैं विथ इर्रेगुलर बाउंड्रीज। हमने देखी थी ना, इनकी बाउंड्रीज देख लो कैसी हैं, अभी देखते हैं आगे, ठीक है, इर्रेगुलर बाउंड्रीज हैं। ये एपिथेलियल टिश्यू है स्क्वामस। कहाँ पर होता है अच्छे से याद रखना है। देखो सिंपल है, बहुत पतली लेयर है, सबसे पतली लेयर की ज़रूरत कहाँ है, गैशियस एक्सचेंज के लिए है सबसे पतली लेयर की ज़रूरत। कहाँ होता है गैसेस का एक्सचेंज, बहुत फास्ट चाहिए एक्सचेंज, लंग्स में। आपको पता है हमारे लंग्स में स्ट्रक्चर कैसा है, जो ब्रोंकाई होते हैं, ब्रोंक्यूल्स में जाके ऐसे होते हैं ब्रांच्ड, और ये ब्रोंक्यूल्स टर्मिनेट होते हैं छोटे छोटे बलून लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एल्वियोलाई। ये छोटे छोटे बलून लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इनको कहते हैं एल्वियोलाई। आप देख सकते हो एल्वियोलाई पे काफ़ी डेंस सी ब्रांचेस होती हैं, ब्लड सप्लाई होती है, कैपिलरीज का नेटवर्क होता है यहाँ पर, ठीक है। अब ब्लड और एल्वियोलाई, ये ब्लड वेसल्स यानी इन कैपिलरीज और इस एल्वियोलाई के बीच में होना है CO2 और ऑक्सीजन का एक्सचेंज। अगर ये बहुत मोटी मोटी लेयर्स की होती तो ऑक्सीजन इतनी जल्दी से घुस नहीं पाती। आप जानते हैं ना हमारा ब्लड कितनी तेजी से पूरे बॉडी में पंप होता है और फटाफट ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता है। तो इसके लिए भगवान ने इतने अच्छे से डिज़ाइन करी है, बिल्कुल पतली सी छन्नी जैसी एकदम स्ट्रक्चर, जिससे कि यहाँ पर सिंगल लेयर है स्क्वामस एपिथेलियम की ब्लड वेसल पे, और एल्वियोलाई पर भी यू कैन सी कि सिंगल लेयर है एपिथेलियम की। यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर ये लेयर है, समझ में आई। सिर्फ दो पतली पतली लेयर्स को क्रॉस करके जाना है। ऑक्सीजन जो हमने इनहेल करी है, लंग्स की एल्वियोलाई में भरी है, वो जल्दी से चली जाएगी ब्लड वेसल में, और ब्लड में कैपिलरी ने पूरे बॉडी से कलेक्ट करके जो CO2 लेकर आई है वो दे देगी एल्वियोलाई को और वो बाहर निकल जाएगी। अच्छे से याद रहेगा गैशियस एक्सचेंज में कहाँ पर में
लंग्स यानी एल्वेलाई और ब्लड वेसल में, कैपिलरीज में होती है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। क्यों? क्योंकि वहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। याद हो गया अच्छे से। अगला है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। एक तो क्यूब जो शेप है ना, जैसे कहीं पे पिलर रखना हो या क्यूब रखना हो, कौन सा ज़्यादा अच्छा मैकेनिकल सपोर्ट देता है? क्यूब, है ना। तो एक तो ये थोड़ा मैकेनिकल सपोर्ट सा देता है। दूसरा, यहाँ पर कैसी क्यूब लाइक सेल्स हैं, सिंगल लेयर की, सिंपल क्यूबॉइडल की हम बात कर रहे हैं। ये कहाँ पर होता है? देखो, क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहाँ पर होता है? ये किडनी की ट्यूब्यूल्स में होता है। ये डक्ट ऑफ ग्लैंड्स एंड ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन्स इन किडनी। आपने 10th क्लास में पढ़ा था कि ये किडनी है, ठीक है, ये किडनी है, फिल्ट्रेशन का काम है, यूरिन फॉर्म होती है। तो किडनी की बेसिक यूनिट क्या थी? नेफ्रॉन्स, याद है? नेफ्रॉन्स का जो स्ट्रक्चर हमने बनाया था, बाउमेंस कैप्सूल, फिर ट्यूबुलर पोर्शन, फिर ऐसे करके पूरा, याद है आपको? ठीक है, स्पेस नहीं है, ऐसा बना दिया मैंने। तो जो डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स, हम अभी देखेंगे कई ग्लैंड्स की डक्ट में होता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। जब डक्ट आएगा तो दोबारा ये बात हम बात करेंगे। ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स, देखो जरा, ये जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन में जो ट्यूबुलर पार्ट है, यहाँ पर कौन है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। कहाँ पर? किडनी के नेफ्रॉन में जो ट्यूबुलर पार्ट है वहाँ पर सब जगह ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, सिंगल लेयर है। ये एब्जॉर्प्शन का काम करती है, कुछ चीज़ें सिक्रीट करती है। क्या काम है? सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन। जब आप यूरिन फॉर्मेशन पढ़ोगे, किडनी को डिटेल में पढ़ोगे, तब आप फिर से देखोगे कि यहाँ पर कुछ चीज़ें आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए सिक्रीट होती रहती हैं, और यूरिन फॉर्मेशन होने के दौरान क्या होता है? बहुत सारी चीज़ों को रीएब्जॉर्ब होना है। तो ट्यूब्यूल्स की जो लाइनिंग है वो क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बनी है। इसमें भी हम देखेंगे, अभी ब्रश बॉर्डर होते हैं, ये बड़ी तेज़ी से चीज़ों को एब्जॉर्ब करते हैं। तो काम क्या है इनका? एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन कहाँ होते हैं? किडनी ट्यूब्यूल्स में होते हैं और डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स में होते हैं। ट्यूब्यूल्स का भी हमने नाम लिया, ये है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, ठीक। यहीं पर लिखा भी, इनमें माइक्रोविलाई होते हैं। विलाई आपको याद है? विलाई क्या होते हैं? ये अगर कोई सेल है, ठीक है, ये सेल है, तो सेल के सरफेस पे ये होते हैं विलाई, ठीक। क्या करते हैं? दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। इंटेस्टाइन में आपने पढ़ा था, तो माइक्रोविलाई होते हैं, विलाई के ऊपर भी और माइक्रोविलाई होते हैं, जिससे कि सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है फॉर एब्जॉर्प्शन। कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू, कॉलम के शेप के, पिलर के शेप के, ट्यूब लाइक होते हैं, लंबे, सिंगल लेयर ऑफ टॉल एंड स्लेंडर सेल्स कंपोज्ड ऑफ, ठीक। दिख रही हैं, टॉल सेल्स हैं। सेल्स के बेस में न्यूक्लियस है। अच्छा, एक चीज़ और, सभी तरह के एपिथेलियल टिश्यू के बेस में बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। मींस एपिथेलियल टिश्यू के नीचे जो भी टिश्यू है ये डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रहेगा, बीच में ए सेलुलर, नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। तो हर तरह के टिश्यू में होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन, हर जगह पर, पर्पल कलर की यहाँ पर देख सकते हो, हर तरह के टिश्यू में, एपिथेलियल टिश्यू में बेस में होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू में हमेशा बेस में न्यूक्लियस होता है, ठीक है, आप देख सकते हो बेसल साइड पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इनकी फ्री सरफेस पे भी माइक्रोविलाई है, तो यहाँ पर ये जो फ्री सरफेस है ना इसकी, यहाँ पर भी माइक्रोविलाई होते हैं, ठीक है। वही ऐसे हम फॉर्म कर लें अगर, तो यहाँ पर भी माइक्रोविलाई होते हैं। आपको याद आ गया होगा कहाँ पर होते होंगे ये, हमने पढ़ा था 10th क्लास में, इंटेस्टाइन की इनर वॉल पे क्या होते हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, विलाई होते हैं, जो फूड एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं। तो ये कॉलमनर एपिथेलियम कहाँ होती है? स्टमक और इंटेस्टाइन की लाइनिंग में होती है। इसमें भी माइक्रोविलाई होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर सके, इसलिए याद रहेगा ये चीज़। फंक्शन क्या है? सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। सिक्रीशन आप देखोगे यहाँ पर कई जगह गोबलेट सेल्स होती हैं जो यूनिसेलुलर ग्लैंड्स फॉर्म करते हैं,
आप डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ोगे, अभी हम यहाँ भी देखेंगे गोबलेट सेल्स जो सिक्रीट करती हैं। सिलिएटेड एपिथेलियम, वो एपिथेलियम टिश्यू जिसमें सीलिया प्रेजेंट हो, चाहे क्यूबॉइडल हो या कॉलमनर हो। क्यूबॉइडल हो, कॉलमनर हो, कुछ भी हो, अगर उनकी एपिकल सरफेस पे यानी फ्री सरफेस, एक सरफेस के साथ तो बाकी टिश्यूज जुड़े हुए हैं, जो इसकी फ्री सरफेस है मींस इनर ऑर्गन्स की बात करें, जो सरफेस अंदर बॉडी कैविटी की तरफ ओपन हो रही है, उस सरफेस पे सीलिया प्रेजेंट होंगे। ये सरफेस है, यहाँ पर सीलिया प्रेजेंट होंगे बहुत सारे। सीलिया क्या करते हैं? मूवमेंट कॉज करते हैं। माइक्रोविलाई अलग चीज़ है जो बॉडी सरफेस इंक्रीज करते हैं, इसका मूवमेंट से लेना देना नहीं है। सीलिया वो है जो मूवमेंट कॉज करता है, बॉडी के एपिकल सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं और ये मूवमेंट कॉज करते हैं, याद रहेगा। अब आप सोचो बॉडी में कहाँ कहाँ पे इंटरनल कैविटीज़ में, डक्ट में कहाँ पे किन चीज़ों का मूवमेंट होना है। फैलोपियन ट्यूब में मूवमेंट होना है ओवम का, वहाँ पर होता है सीलिया। हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है ना पूरा, वहाँ पर म्यूकस का मूवमेंट होना है, कुछ डस्ट पार्टिकल आ गया उसको ट्रैप करना है तो मूवमेंट होता है, वहाँ पर सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है। कहाँ होता है? मूव पार्टिकल्स और म्यूकस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर द एपिथेलियम। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इनर सरफेस ऑफ हॉलो ऑर्गन्स लाइक ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स क्या है? हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट हैं। और फैलोपियन ट्यूब जहाँ पर ओवम का मूवमेंट होना है, याद रहेगा। तो हमारे बॉडी में आपने देखा था हमारे बॉडी में कैसे टोटल मूवमेंट कैसे कैसे होते हैं बॉडी में, फ्लैजिलेटेड, सीलिएटेड। तो ह्यूमन बॉडी में सीलिएटेड सेल्स तो हैं, सीलिया का मूवमेंट तो है, कई जगह पर है, पर फ्लैजिला का मूवमेंट सिर्फ एक जगह है, स्पर्म में जो टेल है फ्लैजिला है। बाकी पूरे ह्यूमन बॉडी में फ्लैजिला कहीं भी नहीं होता, कहीं फ्लैजिलेटेड सेल्स नहीं होती हैं, याद रखना है ये। तो सीलिया तो कई जगह सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू में है, याद रखोगे मेनली रेस्पिरेटरी सिस्टम में, रेस्पिरेटरी ट्रैक में और फैलोपियन ट्यूब में। अब ये हमने कुछ तरह के टिश्यूज पढ़ लिए हैं, एक बार जल्दी से रिकैप करते हैं। कौन सा टिश्यू कहाँ होता है, क्या फंक्शन होता है। क्या होता है यहाँ पर? सबसे पहला स्क्वामस, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू, याद करो जल्दी से। लंग्स की एल्वेओलाई और ब्लड वेसल्स की लाइनिंग बनाता है, गैसियस एक्सचेंज के लिए होता है। फिर सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू किडनी में होता है, याद है ना, किडनी टिब्यूल्स में होता है जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव टिब्यूल है, और इनमें माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं। क्या काम होता है? सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू जो सिंपल वाला है वो स्टमक एंड इंटेस्टाइन में होता है। ये स्टमक है, ये इंटेस्टाइन है हमारा पूरा, तो यहाँ पर होता है, इसका काम भी सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन होता है। सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू फैलोपियन ट्यूब एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम में होता है, ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ब्रोंकाई है ये, ठीक है, तो यहाँ पर होता है, और फैलोपियन ट्यूब में होता है, फीमेल में होगा। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू कई जगह पर होता है, ये जान लो जहाँ पर प्रोटेक्शन की ज़रूरत है वहाँ पर कई लेयर्स होती हैं। हम अभी देखेंगे कि कहाँ कहाँ प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, कहाँ पर ये होते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। जो सिंपल क्यूबॉइडल और कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू है, ऐसे करके पूरी सेल्स बनी हुई हैं साथ में, ठीक। ये सेल्स जब इनवर्ड फोल्ड हो गई, इस तरह से अंदर को फोल्ड हो गई स्पेशलाइज तरीके से, और कुछ सिक्रीट करने का काम करने लगी, तो ये बन गई ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू। यानी कि ये जो था पहले ऐसे कंप्लीट था पूरा, फिर इसने इनवर्ड फोल्डिंग हो गई। ये सिंपल क्यूबॉइडल दिख रहा है, यहाँ पर इनवर्ड फोल्डिंग हो गई और इसने कुछ सिक्रीट करने का काम शुरू कर दिया, ये बन गया ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। दो तरह की हो सकती हैं, यूनिसेलुलर हो सकती हैं या मल्टी सेलुलर हो सकती हैं। अगर एक सेल की हैं तो यूनिसेलुलर, जैसे कि अभी हमने बात की थी हमारी इंटेस्टाइन में गोबलेट सेल्स होती हैं, तो ये कई सारी देखो गोबलेट सेल्स हैं जो यूनिसेलुलर होती हैं और ये सिक्रीशन का काम करती हैं। तो यूनिसेलुलर हो गई गोबलेट सेल्स इंटेस्टाइन में। जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ोगे तो फिर से वहाँ गोबलेट सेल्स का नाम आएगा, मैं वहाँ पूछूंगी, याद रखना है। ये यूनिसेलुलर ग्लैंड्स हैं जो सिक्रीट करती हैं। मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स, सारी ग्लैंड्स, बहुत सारी ग्लैंड्स।
जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, जो पेंक्रियाटिक ग्लैंड्स हैं, ये मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स हैं, बहुत सारी सेल्स की हैं, ये मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स हैं, आपको दिखाई दे रहा है। ठीक, अब ये ग्लैंड्स फिर से दो तरह की हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ पोरिंग ऑफ देयर सिक्रीशन। वो अपना सिक्रीशन कहाँ पोर कर रही हैं, अंदर या बाहर। एंडोजीनस है मीन्स अंदर पोर कर रही हैं तो एंडोक्राइन, बाहर पोर कर रही हैं तो एक्सोक्राइन। तो ऑन द मोड ऑफ पोरिंग ऑफ देयर सिक्रीशन, एंडोक्राइन जब वो अंदर ही पोर कर रही हैं या फिर एक्सोक्राइन जब वो बाहर सिक्रीट कर रही हैं। नाम से बिल्कुल क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब देखो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि कुछ डक्ट प्रेजेंट है और वो अपना जो भी ग्लैंड है मल्टी सेलुलर ग्लैंड, वो अपना सिक्रीशन, ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स सर्कल्स से दिख रहे हैं, स्फेरिकल दिख रहे हैं स्ट्रक्चर, वो अपना सिक्रीशन देखो बाहर पोर कर रहा है। ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है जो डक्ट के थ्रू अपना सिक्रीशन बाहर पोर करेगा। दूसरी है बहुत इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड, जो जिसमें डक्ट नहीं है, इसको डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं, इसको डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक, क्यों? क्योंकि यहाँ डक्ट नहीं है तो कहाँ पोर करेगा, अंदर ही अपना सिक्रीशन पोर कर देगा डायरेक्टली इनटू द फ्लूइड बेथिंग द ग्लैंड। ग्लैंड के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है वहीं पर डायरेक्टली ये पोर कर देगा अपना सिक्रीशन। इसके सिक्रीशन को कहते हैं हार्मोन, बिल्कुल पक्का नाम है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई और अल्टरनेटिव नेम भी नहीं है, सिर्फ एक ही नाम है हार्मोन। तो आप पढ़ चुके हो 10th क्लास में, जितनी भी ग्लैंड हो, पिट्यूटरी ग्लैंड हो, पेंक्रियाज का जो एंडोक्राइन पार्ट है, या थायराइड ग्लैंड हो, एड्रिनल ग्लैंड हो, जो भी ग्लैंड है वो सभी हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, वो सभी सिक्रीट करती हैं सिर्फ हार्मोन, कोई दूसरी चीज़ नहीं। एक पैंक्रियाज का केस थोड़ा अलग है, हम बात करेंगे। समझ में आ गई बात? तो यहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, डक्टलेस ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड हैं जो हार्मोन सिक्रीट कर रही हैं अंदर ही, क्योंकि डक्ट नहीं है इनके पास। अब जिनके पास डक्ट है जो बाहर सिक्रीट कर रही हैं, वो हो सकता है कोई डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करे, वो हो सकता है म्यूकस सिक्रीट करे, सलाइवा सिक्रीट करे, कान में ईयर वैक्स जो निकलता है, हमारे स्किन पे जो ऑयल निकलता है, मिल्क मतलब मैमरी ग्लैंड्स हैं मिल्क सिक्रीट कर रही हैं, ये सभी किसी डक्ट के थ्रू बाहर सिक्रीट कर रही हैं। तो ये चीज़ें याद रखो कि हार्मोन के अलावा जो भी सिक्रीट हो रहा है हमारे बॉडी में वो सभी हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, याद रहेगा। अब आते हैं हम कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू की तरफ। हम बार बार बात कर रहे थे जो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू है किस तरीके का है, हम वो बात नहीं करते हैं क्यूबॉइडल है कि स्क्वामस है कि कॉलमनर है। सीधी बात ये कि जो मल्टी लेयर्ड है वो कहाँ है, वो क्या है। सबसे पहली बात तो मोर देन वन लेयर है, मल्टी लेयर्ड है, इसको स्ट्रैटिफाइड भी कहते हैं। इसका काम सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में तो हो नहीं सकता क्योंकि बहुत सारी लेयर है। जहाँ जहाँ सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन था हमने बात कर ली, वो इनर लाइनिंग फॉर्म कर रहे हैं, तो इसका काम यहाँ तो ज़्यादा है नहीं। इसका काम क्या है? प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेसेस। जितने भी केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेसेस हैं, कहीं रगड़ होना है, एब्रेशन है, किसी केमिकल से प्रोटेक्शन देनी है, हमारे स्किन हमारी बॉडी के अंदर भी कोई केमिकल अगर हार्म करने जा रहा है बॉडी को, तो भी वहाँ पर मल्टी लेयर्ड होगा। तो ये प्रोटेक्शन का काम करता है जहाँ भी मल्टी लेयर्ड है। जैसे कि स्किन हम बात कर चुके हैं, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी है, केबीसी में एक बार पूछा गया था ये क्वेश्चन। और स्किन के बारे में हमें दिखती तो बड़ी नाजुक सी डेलिकेट सी है, पर दिखती नहीं हमको सेलोफेन मेम्ब्रेन, पर बड़ी स्ट्रॉन्ग मजबूत सी ये है, मल्टी लेयर्ड है। अच्छा, एक और ख़ास बात स्किन के केस में, जब आप देखोगे डायग्राम, यहाँ पर ये देखो हम सारे एपिथेलियल टिश्यू पढ़ चुके हैं, यहाँ पर देखो अगर तो नीचे कुछ और टिश्यूज़ हैं, वहाँ ब्लड सप्लाई है। एपिथेलियल टिश्यू एवैस्कुलर है, यहाँ पर अंदर जाके ब्लड वेसल पेनिट्रेट नहीं करती, तो यहाँ ब्लड सप्लाई नहीं है। यूनिसेलुलर में तो कोई बात नहीं, ये मल्टी सेलुलर है, एवैस्कुलर है, यहाँ ब्लड सप्लाई नहीं है। तो कैसे यहाँ पर होता है ऑक्सीजन या चीज़ों का एक्सचेंज? सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है। तो जो इनके बेस में लेयर है वहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू होता है और उससे डिफ्यूजन हो जाता है ऑक्सीजन और CO2 का। तो जब हम बात करते हैं कि ये मल्टी सेलुलर है, मल्टी लेयर्ड है,
तो यहाँ जैसे जैसे ऊपर हम जाते हैं, दूर जाते हैं इस सोर्स से, तो सेल्स यहाँ पर दूर होती जा रही है ना सप्लाई के साथ, ऑक्सीजन और इन चीज़ों से, तो यहाँ सेल्स बहुत जल्दी जल्दी डेड होती जाती हैं। जो हमारी आउटर स्किन है वहाँ पे सेल्स जल्दी जल्दी डेड होकर टूटती रहती हैं, गिरती रहती हैं, निकलती रहती हैं। सुन के आप हैरान हो गए, आपने कभी फील नहीं किया, नोटिस नहीं किया कि हमारी सेल गिरी पड़ी है, पर हर समय हमारी सेल्स शेड होते जा रही हैं और तो कमी नहीं हो रही। ऐसा नहीं हो रहा कि सेल्स शेड हो गई तो हमारी स्किन खाली हो गई और हमें अंदर का दिखने लगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हाई डिग्री ऑफ रीजनरेशन की पावर है। बहुत तेज़ी से यहाँ पर रीजनरेशन होता है और नीचे से नई नई सेल्स बनती रहती हैं, ऊपर वाली टूट टूट के गिरती रहती हैं और नीचे से नई वाली ऊपर पहुँचती रहती हैं, रिप्लेसमेंट होता रहता है। ठीक है, अच्छा, इसीलिए हमारे मैट्रेसेस में भी ना उनका वज़न ना बढ़ जाता है थोड़े टाइम बाद, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ डेड सेल्स टूट टूट के गिरते रहते हैं वहाँ पर, और उस पर भी बहुत सारा फंगल डिपॉजिट हो जाता है, फंगस उस पर लग जाता है। तो एक टाइम के बाद हमें मैट्रेसेस भी चेंज कर देने चाहिए अपने, और किसी का यूज़ किया हुआ तो यूज़ भी नहीं करना चाहिए। तो ये हो गया कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में। स्किन के बारे में कहाँ कहाँ होता है कंपाउंड एपिथेलियम? ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, ड्राई सरफेस है सब जगह। स्किन पे माइन्यूट हेयर्स भी होते हैं, सिबेशियस ग्लैंड्स होती हैं, स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। तो स्किन के ड्राई सरफेस पे होता है, मींस ड्राई सरफेस ऑफ स्किन पे होता है कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू। अब मॉइस्ट सरफेसेस भी होता है कई जगह, याद रखना है। जैसे आप देखो आपके माउथ में जो इनर कैविटी है ना, हमने 9th क्लास में एक सेल्स की स्लाइड जो बनाई थी, चीक सेल्स, आप इनसाइड से ऐसे करके सेल्स लेते हो टूथपिक से या किसी चीज़ से और आप बाहर डालते हो। अगर ये यूनिसेलर होता तो पता चला हमने जो सेल्स की निकाल ली थोड़ी सी तो अंदर खाली हो गया पूरा, ऐसा तो नहीं होता। और माउथ हमारा एक ऐसा ऑर्गन है ना, बकल कैविटी, थोड़ा भी गर्म लग गया बॉडी के किसी और ऑर्गन पे लगा तब तो नहीं बर्दाश्त कर सकते, पर मुंह में तो आए दिन कुछ गर्म सा हम खा ही लेते हैं, लग ही जाता है, पर पूरी प्रोटेक्शन है क्योंकि मल्टी लेयर्ड है ये। इनर जो कैविटी है, बकल कैविटी हुआ, फेरिंग्स हुआ, ये जो इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स है और पेंक्रियाटिक डक्ट्स हैं, ये मल्टी लेयर्ड हैं। ये याद रखना है। हमारे जो मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी है, फेरिंग्स है, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स है, पेंक्रियाटिक डक्ट्स हैं, एनस है, वजाइना है, पीनस है, जहाँ एब्रेजन होना है वहाँ पर कंपाउंड एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। तो आप कोरिलेट करके याद रखोगे तो याद रख पाओगे लॉन्ग टाइम तक। चीज़ों को रटने से नहीं कर पाओगे, समझ के करोगे तो ज़रूर याद कर लोगे। अब लास्ट की छोटी सी चीज़ बचती है। हमने क्या बात करी थी कि एपिथेलियल टिश्यूज़ के बीच में बड़े ये टाइटली पैक्ड है और बहुत लेस इंटरसेलर स्पेस है इनके बीच में। फिर आप सोच रहे होगे कि इनमें आपस में कम्युनिकेशन कैसे होता है, कॉन्टैक्ट कैसे होता है। तो यहाँ पर एक्चुअली जो सेल्स हैं, इन सेल्स के लेटरल सरफेस पे, ऊपर नहीं नीचे नहीं, इनके जो लेटरल सरफेसेस हैं दो सेल्स के बीच में, यहाँ पर कुछ जंक्शंस होते हैं जिसकी वजह से इनमें आपस में कांटेक्ट होता है, आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। तो ये है इनकी लेटरल सरफेस और यहाँ पर होता है इनके जंक्शंस। क्या क्या जंक्शंस हैं? 3 तरीके के हम देखते हैं। सबसे पहला है टाइट जंक्शन, नाम से ही निकल के आ रहा है टाइट वाला जंक्शन है, मीन्स ये पास पास है। यहाँ पर ऐसा जंक्शन है जिससे कि किसी चीज़ का लीकेज ये प्रिवेंट करेगा, कोई भी चीज़ लीक नहीं होने देगा, स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस द टिश्यू, ये है टाइट जंक्शन। ठीक है। दूसरा है एडहेरिंग जंक्शन, नाम से क्लियर है, एडहेयर करना, चिपकना। एडहेरिंग जंक्शन क्या करता है? सीमेंटिंग। 2 ब्रिक्स की पूरी वॉल है, ज़रा सा पुश करते ही गिर जाएगी। वो ब्रिक्स आपस में पक्के से कब जुड़ेंगी? जब हम उनके बीच में सीमेंट लगाएंगे और अच्छे से सीमेंटिंग करके उनको जोड़ेंगे। तो सीमेंटिंग एजेंट है जहाँ पर ये जो एडहेरिंग जंक्शन है ये 2 नेबरिंग सेल्स के बीच में होता है, जिससे कि ये सीमेंटिंग करता है, उन 2 सेल्स को साथ में अच्छे से जोड़ के रखता है। ठीक। थर्ड है गैप जंक्शन, बिल्कुल क्लियर है नाम से, यहाँ पर क्या है? 2 नेबरिंग सेल्स के बीच में गैप प्रोवाइड कर रहा है, जिससे कि आयंस का या किसी चीज़ का एक्सचेंज हो सकता है। यहाँ पर 2 सेल्स आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं एक दूसरे से बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म ऑफ एडजॉइनिंग सेल्स फॉर रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एट्सेट्रा।
दिस इज़ ऑल अबाउट एपिथेलियल टिश्यू। अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। तो घर पर रहिए, अच्छे से रहिए, पढ़ाई करते रहिए। टिल देन स्टे सेफ। थैंक यू।